नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 2 पे, जिसका टॉपिक है लिंक इंजीनियरिंग एंड फ्री स्पेस लॉस। तो लिंक इंजीनियरिंग क्या होती है? एक लिंक क्या होता है? दो पॉइंटों को जोड़ने का तरीका है। लिंक का मतलब दो पॉइंट हमने जो जोड़ रखे हैं वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का जो है, जो कि हमारे कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मतलब एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों कुछ दूरी पर हैं, तो इन दो पॉइंट्स को बीच में कनेक्ट करने का तरीका लिंक इंजीनियरिंग कहलाती है। अब इस लिंक के हिसाब से क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसाइड होती है। मतलब आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या रहेगा और स्पीड क्या रहेगी डाटा रेट की, वो लिंक के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज प्रोवाइड कराती है और सबसे कम सिग्नल का एटेन्यूएशन होता है, लॉस होता है, तो उसका डाटा रेट अच्छा होता है। पर एयर में ज़्यादा एटेन्यूएशन होता है, तो लिंक के हिसाब से सिग्नल की क्वालिटी डिपेंड करती है। चार तरह के लिंक होते हैं: वायर्ड लिंक, रेडियो वेव लिंक, इंफ्रारेड लिंक और माइक्रोवेव लिंक। तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ये सारे वायरलेस हैं। पहला वाला वायर्ड है, मतलब बीच में कोई मीडियम रहेगा, केबल रहेगी। और वायरलेस में एयर एक मीडियम रहती है। ट्रांसमीटर और रिसीवर दो पॉइंट पे हैं और बीच में जो लिंक है वो हमारा क्या कहलाता है? लिंक इंजीनियरिंग। तो रेडियो वेव लिंक का मतलब है, रेडियो वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। रेडियो वेव की खासियत क्या है? ये पेनिट्रेट कर सकती हैं बिल्डिंग्स को, ऑब्स्टेकल को। ये इजी टू जनरेट, इनको जनरेट कर सकते हैं इजीली। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, कोई मीडियम का बस एयर की ज़रूरत है। दे आर यूज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर। ये इंडोर में भी काम आती हैं, जैसे अपन टीवी के रिमोट देखते हैं, और आउटडोर में जैसे अपन देख रहे हैं सैटेलाइट वगैरह, एंटीना वगैरह, रेडियो वेव लग रही है। इनका मेजर एडवांटेज क्या है? ये प्रोपोगेट कर सकती हैं ऑल ओवर डायरेक्शंस में, ऑल ओवर डिस्टेंस। पर इनकी प्रॉपर्टी जो होती है रेडियो वेव की, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव पास होती है ऑब्स्टेकल से, और सिग्नल जो है वो डिक्रीज होता है एटेन्यूएशन से। ऑब्स्टेकल के कारण इनका सिग्नल जो पावर होती है वो एटेन्यूएशन के कारण घट जाती है। अब फ्री स्पेस प्रोपोगेशन लॉस क्या होता है? हम जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उसको पहले मॉड्यूलेट कर दिया जाता है और फिर उसको एक एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस से प्रोपेगेट करती है और फिर कलेक्ट होती है रिसीविंग एंटीना से। रिसीविंग एंटीना इसको कलेक्ट करता है। अब रिसीविंग एंटीना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है और उसको फिर डीमोडुलेट करा जाता है रिसीविंग एंड पे, और फिर उसमें मैसेज हमको एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब जो सिग्नल का पावर है जो रिसीविंग एंटीना ने रिसीव करा है, वो ट्रांसमिटेड पावर से कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो एयर में लॉसेज हुए हैं उसके कारण, ऑब्स्टेकल के कारण लॉसेज हुए हैं उसके कारण। पर फ्री स्पेस लॉस क्या है? फ्री स्पेस लॉस ये कहता है कि जब दो पॉइंटों के बीच में एयर एक मीडियम है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ट्रांसमीटर और रिसीवर से सिग्नल डायरेक्ट गया, लाइन ऑफ साइट, मतलब सीधे गया, उसको हम कहते हैं, जैसे ये है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ये ट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसीवर है, और जहां से सिग्नल जो है वो सीधे जा रहा है, राइट? कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, फिर भी सिग्नल की जो पावर है वो घटी है डिस्टेंस के साथ, राइट है? मतलब एक पर्टिकुलर दूरी पर सिग्नल जो है वो हमें रिसीव लेस होगा जितना ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करा था। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सबसे प्राइमरी मोड है। सबसे प्राइमरी मोड ये फ्री स्पेस लॉस है। हमें पता है कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बीच में कोई अदर सोर्सेज नहीं है एटेन्यूएशन का, फिर भी हमारा जो सिग्नल है वो एटेन्यूएट हो रहा है। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। इसको हम कहते हैं फ्री स्पेस लॉस। इस तरह के एटेन्यूएशन को कहते हैं फ्री स्पेस लॉस, जो विदाउट ऑब्स्टेकल हुआ है, केवल दूरी के कारण हो रहा है, कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है सिग्नल घटता जा रहा है, ठीक है? और ये रेशियो होता है रिसीव्ड पावर अपॉन ट्रांसमिटेड पावर का, और अगर हम 10 टाइम्स लॉग ले लें तो वो डेसिबल में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स होती है नेचर में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? और जो सिग्नल है वो डिस्टेंस के साथ कैसे डिक्रीज होता है? डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो हमने देखा कि रिसीविंग एंटीना है जो वो रिसीव कर रहा है लेस सिग्नल पावर फ्रॉम ट्रांसमिटेड पावर। जब हमें पता है कि कोई अदर सोर्सेज ऑब्स्टेकल का प्रेजेंट नहीं था, फिर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हैं वो क्लियर हैं ऑब्स्टेकल से, फिर भी हमारा
सिग्नल स्ट्रेंथ घट रहा है, इस तरह के लॉस को हम कहते हैं फ्री स्पेस लॉस, क्योंकि डिस्टेंस के कारण हुआ है। और इस इक्वेशन को जो इसको रिप्रेजेंट करती है उसको कहते हैं फ्रिस इक्वेशन, जो इस लॉस को डिस्क्राइब करती है। अब देखते हैं किस तरह का एटीन्यूएशन है। एटीन्यूएशन का मतलब फ्रिस इक्वेशन जो डिस्क्राइब कर रही है स्प्रेडिंग ऑफ पावर ओवर एन इंक्रीजिंग सरफेस, मतलब पावर का दूरी के साथ जिस तरीके से स्प्रेड ना होना है, वो जैसे जैसे वो प्रोपोगेट कर रही है एंटीना से, उसको हम कहते हैं फ्रिस इक्वेशन। मानते हैं कि एक आइडियल है पर अनरियलिस्टिक। आइडियल का मतलब जो आइडियल एंटीना हम अज्यूम कर सकते हैं, पर ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है। दैट एक सिंगल पॉइंट है, वो मीन्स आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब है वो इक्वल पावर रेडिएट करेगा। जैसे यहाँ से एंटीना यहाँ भी इक्वल पावर रेडिएट कर रहा है, इतनी पावर यहाँ भी इक्वल कर रहा है, इक्वल पावर रेडिएट कर रहा है, तो ऐसे एंटीना को कहते हैं आइसोट्रॉपिक एंटीना। बट ये रियली में होता नहीं है ऐसा एंटीना। तो पावर ट्रांसमिटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, जैसे मैंने अभी बनाया। अब एट द एंटीना यू कैन ट्रांसमिट इज ऑल लोकेटेड इन सिंगल पॉइंट, मतलब एक एंटीना के पॉइंट मान लिया और उसने एक पावर को रेडिएट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, मतलब इक्वल पॉइंट पे सारी पावर इक्वल आ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस स्फीयर में प्रोपेगेट करेगी, पावर जो होगी वो सरफेस के कारण घटेगी, स्फीयर जो डिस्टेंस के कारण घटेगी। देखते हैं कैसे। हम जानते हैं जो लॉस होता है वो हमारा होता है पावर ट्रांसमिटेड अपॉन पावर रिसीव्ड, तो 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। मीन्स 4 पाई लेमडा को बोला हमने सी बाई एफ, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, तो 4 पाई एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर एल एस इज द फ्री स्पेस लॉस, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेमडा, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, डी इज द डिस्टेंस जहाँ पर हमें रिसीव्ड पावर मिली है, पी आर इज द रिसीव्ड पावर डेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में, पी टी इज द ट्रांसमिटेड पावर डेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में। अब हमने वैल्यू रख दी 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू है एफ डी स्क्वायर, तो हमारा आ गया एफ डी स्क्वायर अपॉन 23.88 इंटू 10 की पावर 6। जहाँ सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट था जो मैंने बताया, डी है, लेमडा है, पी आर है, एफ एस एल है जो फ्री स्पेस लॉ है। दोनों साइड लॉग ले लिया तो हम जानते हैं 10 log 10 पी टी अपॉन पी आर इक्वल टू 10 log 10 एफ डी स्क्वायर अपॉन 23.8। दोनों साइड लॉग लिया, यहाँ पे लॉग एम एन की प्रॉपर्टी लगा दी, 20 log 10 एफ हो गया, क्योंकि 10 ये जो पावर थी 2 वो शुरू में आ गई लॉग की वजह से, तो 20 log 10 एफ प्लस 20 log 10 डी माइनस है क्योंकि नीचे अपोन में है तो माइनस 147.56 डी बी, ये लॉग लेने के बाद। अब हमने देखा कि जो हमारा एंटीना था पहले आइसोट्रॉपिक था, अब हमने ले लिया ये आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है जो इक्वल ओमनी डायरेक्शन होता है, इक्वल पावर रेडिएट करता है। तो हमने देखा कि आइसोट्रॉपिक पावर क्या होती है, पी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, माना आर क्या है, दूरी है जो हमारी वो डी है, मतलब रेडियस है, इक्वली कर रहा है तो फिर आर बराबर डी हो गया जहाँ हमें निकालनी है। अब हमने कहा कि हमने एक एंटीना कंसीडर करा डायरेक्शनल। डायरेक्शन एंटीना वो होते हैं, अभी तक आइसोट्रॉपिक मान लेते, डायरेक्शन एंटीना वो होते हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम गेन से ट्रांसमिट करते हैं, बाकी डायरेक्शन में वो ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा गेन देते हैं, मतलब ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो माना ट्रांसमिटिंग गेन का एंटीना जी टी है और रिसीविंग एंटीना का गेन है वो जी आर है। अब ध्यान रखना जो अफेक्टिव अपर्चर होता है, मतलब एंटीना का जो एरिया होता है वो होता है लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू जी, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू जी। ठीक है, और जो इफेक्टिव आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर होती है वो होती है ट्रांसमिटेड पावर इंटू गेन, मतलब एक एंटीना से जो ट्रांसमिटेड पावर है वो पीटी है, पर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेन से मल्टीप्लाई करके ट्रांसमिट करता है पावर को। ध्यान रखना, आइसोट्रॉपिक तो केवल पीटी ट्रांसमिट करता था, पर अगर डायरेक्शनल एंटीना है तो वो जीटी से मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो पावर अवेलेबल एट एंटीना अपन पावर पर यूनिट एरिया ऑफ इंसिडेंट वेव। अब जो फ्री स्पेस इक्वेशन कहती है कि जो पावर रिसीव्ड होगी वो हमारी होगी ई आई आर पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये होती है आइसोट्रॉपिक के लिए, इनटू जो हमारा रिसीविंग एंटीने का जो एरिया है वो ए इफेक्टिव है, इतने एरिया ने उसको रिसीव्ड करा, तो इसको हमने देख लिया। ए इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना, मतलब ये रिसीविंग एंटीना का जो एरिया है वो लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक, अब जो रिसीव्ड पावर है वो क्या है, पी टी इंटू जी टी, इतना तो पावर ट्रांसमिटेड हुआ था, और इंटू जी आर, इस एंटीना ने इसको रिसीव करा कितने एरिया से, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये फ्री स्पेस लॉस है।
ठीक है। तो पी आर अपॉन पी टी का फॉर्मूला आ गया लैम्डा स्क्वायर जी टी जी आर अपॉन 16 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको लॉग में ले लिया तो हमने ये देखा 20 log 10 डी प्लस 20 log 10 एफ, तो जी टी डी बी आई, जी टी मतलब डीबी में है, जी आर भी डीबी में है और 32.44, ठीक है। ना फ्री स्पेस लॉस इफ डायरेक्शन एंटीना यूज, अपन ने बताया डब्ल्यू टी अपॉन डब्ल्यू आर, तो 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी टी जी आर। पहले आइसोट्रॉपिक में केवल इतनी पार्ट थी, पर अब डायरेक्शन एंटीना है तो 1 अपॉन जी टी जी आर भी लग गया, ठीक है। वह जी टी इज द गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जी आर इज द गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना। डब्ल्यू आर अपॉन डब्ल्यू टी तो हो गया जी टी इंटू जी आर इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। दोनों साइड लॉग ले लिया 10 log 10, तो वापस वही हो गया। तो मैंने बताया था जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू टी डी बी प्लस जी टी डी बी प्लस जी आर डी बी माइनस एल एस डी बी। इसको लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर को अपन एल एस बोलते हैं, फ्री स्पेस लॉस, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई ए अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब अगर गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो 4 पाई ए टी अपॉन लेमडा स्क्वायर, और गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना है तो 4 पाई ए आर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब एल जो लॉस होता है वो होता है हमारा 169.54 डीवी प्लस 20 log 10 डी माइनस 20 log 10 एफ माइनस 10 log 10 ए टी इंटू ए आर। ये केवल उसमें से ये कि पिछले वाले का लॉग लेके आया, ठीक है। सिस्टम जो लॉस होता है वो होता है हमारा, अगर हम किसी सिस्टम को देखें तो वो लॉस होता है हमारा पी टी माइनस जी मिनिमम, इसे कहते हैं जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो कि होती है फेड मार्जिन प्लस फ्री स्पेस लॉस प्लस फीडर लॉस मतलब जो कनेक्शन के कारण जो लॉस हो रहे हैं, प्लस ब्रांचिंग लॉस जो इंटरनल हो रहे हैं, माइनस जी टी माइनस जी आर। ये एक सिस्टम का लॉस है, टोटल सिस्टम लॉस है। ट्रांसमीटर से रिसीवर के आने पर, जो रिसीवर के आने पे जो बीच में हुआ है तो फ्री स्पेस लॉस भी हुआ है, फिर कनेक्शन करा था आपने रिसीवर से तो उससे फीडर लॉस भी हुआ है, फिर अंदर इंटरनल कंपोनेंट के अंदर लॉस होता है प्लस माइनस जी टी माइनस जी आर। तो ये हमारा फेड मार्जिन का फॉर्मूला आ गया 30 log 10 डी प्लस 10 log 10 ए प्लस ए log 10 बी माइनस प्लस 20 log 10 एफ माइनस 30। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर एंटीना का डायमेंशन सेम है तो जैसे जैसे कैरियर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हायर द फ्री स्पेस लॉस, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो फ्री स्पेस लॉस ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लॉस बढ़ती है तो फ्री स्पेस लॉस भी बढ़ेंगे, जो कि हमें मिल देखता है। तो ध्यान रखना कभी भी हो कि अगर आपका फ्री स्पेस लॉस है तो देखिए लेमडा आपका अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, राइट। लेमडा अगर आपका ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ होता है। और लेमडा अगर आपका ज़्यादा है तो आपकी रिसीव्ड पावर ज़्यादा मिलेगी। और फ्री स्पेस लॉस क्या होता है, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। अगर लेमडा ज़्यादा हो गया तो आपको फ्री स्पेस लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली सेटअप है कि ये एंटीना था, इसने पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेव ट्रांसमिट करी। EIRP जो होता है वो होता है PT इंटू जी टी क्या मतलब गेन ऑफ एंटीना। अब एक एंटीना का जो पैटर्न होता है वो थीटा और फाई के हिसाब से चलता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और बाकी के अलग एंगल पे उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। थैंक यू।